स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी में, है ना, अक्सर ये सोचते हैं नियति और मेहनत के बीच का जो रिश्ता है, खासकर जब बात पैसे कमाने की, परिवार चलाने की आती है, हम सोचते हैं कि क्या हमारी आजीविका का रास्ता पहले से तय है या हम इसे अपनी मेहनत से बनाते हैं। आज की हमारी चर्चा ज्योतिष की एक ऐसी ही थोड़ी अनोखी तकनीक पर है जो इन सवालों के बहुत सीधे और कभी-कभी चौंकाने वाले जवाब देने का दावा करती है। हमारे हाथ एस.एन. पांडे के कुछ नोट्स लगे हैं। शीर्षक है हर ग्रह से दूसरे भाव का महत्व, एक ज्योतिषीय विश्लेषण। और ये तकनीक कहती है कि आप सिर्फ एक कुंडली देखकर न केवल उस व्यक्ति की बल्कि उसके पिता, भाई, यहां तक कि उसकी पत्नी की आजीविका का स्रोत भी जान सकते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन चलिए आज इसी दावे की गहराई में उतरते हैं। यम है उनको एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। आमतौर पर हम 10वें 11वें भाव को देखते हैं या दूसरे भाव को किसी की कमाई का अंदाजा लगाने के लिए, लेकिन ये तकनीक एक बहुत ही फोकस्ड और शॉर्टकट रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तकनीक का मूल सिद्धांत क्या है, ये काम कैसे करती है? नोट्स कहते हैं कि इसका आधार बहुत सीधा है। कोई भी काम हो, उसका अंतिम लक्ष्य तो भरण पोषण ही होता है। हाँ, और यही तो इसकी खूबी है। ये तकनीक करियर के नाम या पद को नहीं देखती, बल्कि सीधे उस ऊर्जा को पकड़ती है जिससे किसी का पेट भरता है। इसका मानना है कि हर रिश्ते का एक ग्रह प्रतिनिधित्व करता है जिसे हम कारक कहते हैं। कारक, हाँ। और उस ग्रह से ठीक अगला घर यानी दूसरा भाव ये बताता है कि उस रिश्तेदार का भरण पोषण कहाँ से होगा। ज्योतिष में दूसरा भाव हमेशा से ही धन का, संपत्ति का, सस्टेनेंस का रहा है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा समझना होगा। पारंपरिक ज्योतिष में तो हम लगन या चंद्रमा से ही धन भाव दूसरे भाव को देखते हैं। ये किसी भी ग्रह को पकड़कर उससे दूसरा भाव देखने का विचार, ये स्थापित नियमों से थोड़ा अलग नहीं है? पिता के लिए सिर्फ सूर्य को ही क्यों देखना? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यही इस तकनीक को खास बनाता है। ये रिलेटिव हॉरोस्कोपी का एक रूप है जहां आप हर ग्रह को एक लग्न या एक शुरुआती बिंदु मान रही हैं। अच्छा। और जहां तक क्यों का सवाल है, तो ज्योतिष में ग्रहों के कारक तत्व हजारों सालों से स्थापित हैं। सूर्य को हमेशा से राजा, पिता और अधिकार का दर्जा दिया गया है। वो सौर मंडल का केंद्र है, ठीक वैसे ही जैसे एक परिवार में पिता को अक्सर एक केंद्रीय स्तंभ माना जाता है। सही है। तो इसी तर्क पर चंद्रमा पहली पुत्री का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल भाई और साहस का, और शुक्र पत्नी, विलासिता और संबंधों का। तो ये तकनीक बस उन स्थापित कारक तत्वों को एक शुरुआती बिंदु बनाकर विश्लेषण को एक नई दिशा दे रही है। ठीक है, ये तर्क समझ में आता है। ये एक तरह से ज्योतिष के पुराने नियमों का एक नया एप्लीकेशन है ना? बिल्कुल। लेकिन एक व्यावहारिक समस्या है। कई बार भाव खाली भी तो होते हैं। अगर किसी के सूर्य से दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो तो क्या इसका मतलब है कि उसके पिता की आजीविका का कोई स्रोत ही नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आम स्थिति है और नोट्स में इसका समाधान भी दिया गया है। अगर कोई भाव खाली हो तो उसके त्रिकोण भावों को देखा जाता है। त्रिकोण उस भाव से 5वां और 9वां भाव? हाँ बिल्कुल। ज्योतिष का सिद्धांत है कि त्रिकोण भाव एक दूसरे पर अपनी ऊर्जा का पूरा प्रभाव डालते हैं। तो अगर दूसरा भाव खाली है तो छठे और 10वें भाव में बैठे ग्रह ये बताएंगे कि भरण पोषण कैसे होगा। ठीक है, तो सिद्धांत अब साफ है। कारक ग्रह को पहचानो, उससे दूसरे भाव में देखो, और अगर वो खाली हो तो उसके त्रिकोण को देखो। लेकिन नोट्स का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प और थोड़ा नाटकीय भी लगा वो था डेस्टिनी ब्रेकर्स का कॉन्सेप्ट। ये डेस्टिनी ब्रेकर्स, ये क्या बला है? नाम तो बड़ा दमदार है। हाँ, और ये इस पूरी तकनीक की जान है। डेस्टिनी ब्रेकर 4 ग्रहों को कहा गया है: चंद्रमा, मंगल, राहु और केतु। सिद्धांत ये है कि जब भी इनमें से कोई ग्रह किसी कारक से दूसरे भाव में आ जाता है तो वो उस व्यक्ति के भरण पोषण के रास्ते में एक बड़ी रुकावट, संघर्ष या अस्थिरता पैदा करता है। ये वो ऊर्जाएं हैं जो एक सामान्य सीधे साधे रास्ते पर चलने नहीं देती। मंगल लड़ाई झगड़ा कराएगा, चंद्रमा मन को अस्थिर करेगा, राहु भ्रम पैदा करेगा और केतु अलगाव या असंतोष देगा। बिल्कुल। तो अगर किसी के सूर्य से दूसरे भाव में, अगर वहां मंगल या राहु बैठ जाए, तो क्या उसके पिता की जिंदगी संघर्ष में ही बीतेगी
ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पहले से ही एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा हो। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन यहीं पर ये तकनीक ज्योतिष को भविष्यवाणी से रणनीति में बदल देती है। नोट्स में जो समाधान दिया गया है वो क्रांतिकारी है। इन ब्रेकर ग्रहों की ऊर्जा को किसी पूजा पाठ से दबाना नहीं है, उसे नष्ट नहीं करना फिर है, क्या करना है? बल्कि उसे सही दिशा में खपाना है। खपाना, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत देसी और गहरा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये वाकई इतना आसान है? मान लीजिए किसी का मंगल ब्रेकर है, पर उसे इंजीनियरिंग या सेना में कोई रुचि नहीं है, तब क्या? क्या उसे अपनी पसंद के खिलाफ जाकर सिर्फ ज्योतिष के हिसाब से करियर चुनना चाहिए? ये एक बेहद जरूरी सवाल है। खपाने का मतलब सिर्फ उस ग्रह से जुड़े पेशे को अपनाना नहीं है, बल्कि उस ग्रह की ऊर्जा को अपनाना है। मंगल सिर्फ इंजीनियरिंग या पुलिस नहीं है। मंगल तर्क है, बहस करने की क्षमता है, सर्जरी है, खाना पकाने में आग का इस्तेमाल है, जमीन जायदाद का काम है, जिम चलाना है। अच्छा। तो अगर किसी को इंजीनियरिंग पसंद नहीं, तो शायद वो एक बेहतरीन वकील बन सकता है, जहां वो मंगल की तार्किक और आक्रामक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके, या एक बेहतरीन शेफ बन सकता है। राहु सिर्फ धोखा नहीं है, वो टेक्नोलॉजी है, विदेशी भाषाएं हैं, ऑनलाइन दुनिया है। लीक से हटकर सोचना है। तो मुद्दा ये है कि आप उस ऊर्जा को एक रचनात्मक आउटलेट दें, बजाय इसके कि वो आपके जिंदगी में तोड़फोड़ करे। वाह, ये इस तकनीक का सबसे क्रांतिकारी विचार है। ये ज्योतिष को क्या होगा से बदलकर क्या किया जा सकता है बना देती है। आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा उथल-पुथल मचा रहा है, असल में वही आपकी सफलता का सीक्रेट कोड है। आपको उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसकी सवारी करनी है। आपने बिल्कुल सही समझा। जिस ऊर्जा को आप श्राप समझ रहे हैं, वही आपका सबसे बड़ा वरदान बन सकती है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं। ठीक है, ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये असल जिंदगी में काम करता है या नहीं, ये तो उदाहरणों से ही पता चलेगा। क्या इन नोट्स में कुछ केस स्टडीज है? चलिए पिता वाले केस से शुरू करते हैं, यानी कारक हुआ सूर्य। बिल्कुल। एक केस स्टडी में जातक की कुंडली में सूर्य छठे भाव में था, तो सूर्य से दूसरा भाव हुआ सातवां भाव, और वहां शुक्र और मंगल एक साथ बैठे थे। अच्छा, तो शुक्र जो धन, विलासिता और आराम का ग्रह है, वो तो पैसे का संकेत दे रहा है। हाँ, लेकिन साथ में मंगल भी है, जो एक डेस्टिनी ब्रेकर है। तो ये तो एक क्लासिक विरोधाभास हो गया। पैसा आएगा, लेकिन साथ में लड़ाई झगड़ा, तनाव और रुकाव के भी लाएगा। एकदम सही विश्लेषण। और जब जातक से उसके पिता के पेशे के बारे में पूछा गया, तो पूरी कहानी साफ हो गई। उसके पिता एक बहुत सफल सिविल इंजीनियर थे। सिविल इंजीनियर? ये अनजाने में ही मंगल की उस ब्रेकर ऊर्जा को पूरी तरह से अपने काम में खपा दिया। अच्छा। नतीजा, मंगल ने रुकावटें पैदा करने की बजाय उन्हें अपने क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिलाई, और शुक्र की वजह से उन्होंने उस सफलता से भरपूर धन और ऐश्वर्य कमाया। सोचकर ही अजीब लगता है कि शायद उस व्यक्ति को कभी पता भी नहीं चला होगा कि उसके करियर की चॉइस ने अनजाने में उसकी ज्योतिषीय नियति को कितना बदल दिया। वो बस वही कर रहे थे जो उन्हें पसंद था, और वही उनका सबसे बड़ा ज्योतिषीय उपाय बन गया। यही इस तकनीक की खूबसूरती है। ये बताती है कि हमारी जो सहज प्रवृत्ति है, वो भी कभी-कभी हमें सही रास्ते पर ले जाती है। ठीक है, ये एक बहुत मजबूत उदाहरण था। पिता की बात हो गई, नोट्स में पुत्री के लिए भी ऐसे कोई उदाहरण है क्या? उसके लिए तो कारक चंद्रमा होगा, है ना? हाँ, पुत्री के लिए चंद्रमा को देखना होगा। एक दूसरी कुंडली में चंद्रमा से दूसरे भाव में बृहस्पति और सूर्य बैठे थे, लेकिन उन पर राहु का भी प्रभाव था। अब बृहस्पति और सूर्य पारंपरिक रूप से ज्ञान, शिक्षण, सरकार, सम्मान का संकेत देते हैं। एक बहुत ही सीधा और सम्मानित रास्ता। लेकिन यहाँ भी एक ब्रेकर आ गया, राहु। तो बृहस्पति और सूर्य जो सीधा रास्ता दिखा रहे हैं, राहु वहां भ्रम पैदा करेगा, असंतोष देगा, या कुछ ऐसा करवाएगा जो समाज की नजर में अनकन्वेंशनल हो। तो यहाँ क्या समाधान निकला? समाधान फिर से वही था, ब्रेकर की ऊर्जा को काम में लगाओ। उस लड़की को सलाह दी गई कि वो पारंपरिक शिक्षण या सरकारी नौकरी के रास्ते पर चले, लेकिन उसमें एक राहु का तड़का लगाए। राहु का तड़का मतलब या तो विदेश जाकर काम करे, क्योंकि विदेश राहु का क्षेत्र है, या फिर ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल करें, जैसे ऑनलाइन पढ़ाना या डिजिटल मार्केटिंग करना। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट भी राहु के ही डोमेन है। ऐसा करके वो बृहस्पति और सूर्य की ज्ञान और सम्मान वाली ऊर्जा को राहु की आधुनिक, वैश्विक और तकनीकी ऊर्जा के साथ जोड़कर असाधारण सफलता पा सकती है। ये तो आज के दौर के लिए बिल्कुल सटीक सलाह है।
ज्यादातर सफल करियर अब पारंपरिक और आधुनिक का मिश्रण ही तो है। अच्छा, एक और केस था जो थोड़ा ज्यादा जटिल था, जिसमें 2 भाइयों की कुंडलियों की तुलना की गई थी। वो कैसे काम करता है? हाँ, वो केस नियति के गहरे जुड़ाव को दिखाता है। जातक की कुंडली में भाई का कारक मंगल 8वें भाव में था। मंगल से दूसरा भाव हुआ 9वां भाव और वहां केतु बैठा था। केतु, एक और डेस्टिनी ब्रेकर। और 9वां भाव धर्म, अध्यात्म और उच्च ज्ञान का भी होता है। तो इसका मतलब हुआ कि भाई का भरण पोषण केतु से जुड़े कामों से होगा, जैसे रिसर्च, हीलिंग, अध्यात्म या कोई बहुत ही बारीक और गुप्त विद्या। बिल्कुल, लेकिन विश्लेषण यही नहीं रुका। जब उसके भाई की अपनी कुंडली का विश्लेषण किया गया तो चमत्कारिक रूप से उसकी कुंडली में भी यही योग बन रहा था। उसकी अपनी कुंडली में भी केतु ही उसके करियर और आजीविका का मुख्य ग्रह बनकर उभरा था। अरे वाह! ये दिखाता है कि एक कुंडली सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उससे जुड़े लोगों की कहानियों के सूत्र भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये व्यक्तिगत केस स्टडीज तो बहुत कुछ कहती हैं, पर इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर हम एक व्यक्ति की कुंडली से उसके भाई बहन या पिता के बारे में इतना जान सकते हैं, तो क्या हम इसे और बड़े स्तर पर, यानी पूरे परिवार के सामूहिक भाग्य को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इस तकनीक का सबसे गहरा और शक्तिशाली पहलू है। नोट्स के अनुसार हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए हमें फिर से सूर्य को ही देखना होगा, क्योंकि सूर्य सिर्फ पिता का नहीं, बल्कि पूरे कुल या परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। जातक की कुंडली में सूर्य से दूसरा भाव ये बताता है कि पूरे परिवार रूपी इकाई का भरण पोषण किस ऊर्जा से होगा। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य से दूसरे भाव में शुक्र और ब्रेकर मंगल बैठे हों, जैसे हमारे पहले उदाहरण में था, तो इसका पूरे परिवार के लिए क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि उस परिवार में पैसा तो आएगा, शुक्र इसकी गारंटी देता है, लेकिन मंगल की वजह से उस पैसे को लेकर हमेशा कलह, झगड़े या अस्थिरता बनी रहेगी। पैसा टिकेगा नहीं या बीमारियों पर खर्च होगा। अब इसका उपाय व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होगा। सामूहिक उपाय? ये कैसे होगा? पूरे परिवार को मिलकर मंगल की ऊर्जा को खपाना होगा। जैसे ही परिवार में कहीं से पैसा आए, उसे तुरंत जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया जाए, क्योंकि भूमि मंगल का प्रतीक है। अच्छा। या फिर परिवार के सदस्य मिलकर कोई मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग से जुड़ा बिजनेस शुरू कर दें। ऐसा करने से मंगल की जो विनाशकारी ऊर्जा घर में कलह पैदा कर रही थी, वही ऊर्जा बाहर जाकर संपत्ति और बिजनेस बनाने में लग जाएगी। और अगर ऐसा न किया जाए तो नोट्स में एक चेतावनी का भी जिक्र है। अगर सूर्य से दूसरे भाव में एक से ज्यादा ब्रेकर हों, मान लीजिए मंगल और केतु दोनों हों, तब क्या होगा? तब स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। अगर उस शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी गई, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले संघर्ष, गरीबी या दुर्भाग्य का एक पैटर्न बना सकती है। परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहेगा या कानूनी मामलों में फंसा रहेगा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन सकता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जब तक कि कोई सचेत होकर उस ऊर्जा को सही दिशा न दे दे। तो कुल मिलाकर यह तकनीक रिश्तेदारों के भविष्य के बारे में जानने का एक शॉर्टकट तो है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या होगा, बल्कि एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है जो बताता है कि परिवार में समस्या कहाँ है और उसका समाधान क्या है। हाँ, और इसकी एक सीमा भी है जिसे समझना जरूरी है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और केंद्रित उपकरण है जिसका मुख्य काम आजीविका के स्रोत का पता लगाना है। नोट्स में मजाक में ये भी लिखा है कि आप इससे ये भी पता लगा सकती हैं कि आपकी पत्नी को किस रंग के कपड़े पसंद होंगे, शुक्र से दूसरे भाव के ग्रह के अनुसार। लेकिन इसका मुख्य फोकस आर्थिक और व्यावसायिक मामलों पर ही रहना चाहिए। सही है। इसे हर छोटी मोटी चीज पर लागू करने से इसकी गंभीरता कम होती है। बिल्कुल। तो अंत में इस पूरी चर्चा का सार ये है कि किसी भी ग्रह से दूसरा भाव उस ग्रह द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति के अस्तित्व और समृद्धि की कुंजी है। ये एक नक्शे की तरह है जो न सिर्फ ये बताता है कि खजाना कहाँ छिपा है, बल्कि ये भी बताता है कि रास्ते में कौन से डाकू मिलेंगे और उनसे बचने का तरीका क्या है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। अगर ये तकनीक सच है और हम इन ब्रेकर्स को पहचान कर उनकी ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे परिवार की आर्थिक नियति को एक सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जो सामूहिक आर्थिक कहानी है वो कितनी हमारी सचेत पसंद का नतीजा है और कितनी इन ग्रहों की ऊर्जाओं के प्रति हमारी एक अनजाने में की गई एक प्रतिक्रिया।
क्या हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं या सिर्फ उन ताकतों पर रिएक्ट कर रहे हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझते भी नहीं?